आज फिर हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी लाइव आए और लाइव आकर उन्होंने बताया कि किस तरह उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, किस तरह विकास हो रहा है, किस तरह उनकी समस्याएं वहां की जनताओं की दूर की जा रही है। सभी सेक्टरों में, सभी विभाग में ध्यान दिया जा रहा है, किसको कितना लाभ मिल रहा है, पूरी चीजें बारीकी से बताइए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री एनके सिंह जी, प्रबंध निदेशक और सीईओ सेमटेल एवियोनिक्स श्री पुनीत कोरा जी, चेयरपर्सन आनंद ग्रुप अंजलि सिंह जी, अध्यक्ष हीरो इंटरप्राइज सुनील कांत मुंजाल जी, प्रबंध निदेशक त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड से निखिल सवानी जी, सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक जोबलैंड भरतिया ग्रुप CHS भरतिया जी, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक JK टायर एंड इंडस्ट्रीज डॉक्टर रघुपति सिंघानिया जी, CMD सुब्रोस लिमिटेड श्रद्धा सूरी मारवाहा जी, CMD IGL शिवमाशंकर भरतिया जी, CII से जुड़े हुए सभी हमारे उद्यमी साथियों, बहनों और भाइयों, एनुअल समिट के लिए मैं CIA से जुड़े हुए प्रत्येक उद्यमी को, प्रत्येक इंडस्ट्री लीडर को हृदय से बधाई देता हूं और आप सबका मैं अभिनंदन भी करता हूं। आज से ही नहीं, प्राचीन काल से ही अर्थ का महत्व जीवन के सभी पुरुषार्थों में एक महती भूमिका का निर्वहन करता रहा है और आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो दुनिया के अंदर युद्ध चाहे प्राचीन काल में रहे हों या वर्तमान में, इनके पीछे भी अर्थ ही कहीं ना कहीं प्रधान है। तो स्वाभाविक रूप से किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के पैमाने को अगर हम देखें तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग पावर जितनी सशक्त होगी, जितनी मजबूत होगी, वह आर्थिक उन्नति के पायदान पर उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। और इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो कोई भी देश अपने उद्यमियों का उपेक्षा करने का जोखिम नहीं ले पाता है और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम चर्चा करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की तो केवल वह इकोनॉमिक ग्रोथ तक ही सीमित नहीं होता है, उसका सीधा संबंध एम्प्लॉयमेंट्स के साथ भी होता है। हमने उन क्षेत्रों को देखा है जहां पर लोगों ने इस सेक्टर की उपेक्षा की, वहां व्यापक पैमाने पे पलायन और उस पलायन के उपरांत वहां पर आर्थिक रूप से उस पूरे क्षेत्र को विपन्न होते हुए हम लोगों ने देखा है। मैं धन्यवाद दूंगा CII को कि उत्तर प्रदेश में, जो भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, वहां पे आज जो चेंज दिखता है, उस चेंज के पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन, श्री एनके सिंह जी जैसे अर्थशास्त्रियों का
समय समय पर दिए जाने वाले महत्वपूर्ण सुझाव और सहयोग और सीआईआई जैसे औद्योगिक संगठनों का योगदान भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। और इसीलिए जब मेरे सामने राजीव जी ने, उमाशंकर भरतिया जी ने, चंद्रजीत जी ने जो प्रस्ताव रखा कि हमारी एनुअल समिट है और इस एनुअल समिट में कुछ समय आप निकालिए, तो मैंने उस समय हाँ तो कहा, लेकिन आज मैं स्वयं वाराणसी में था। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव पिछहत्तर वर्ष पहले भारत के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज ही के दिन संपन्न किया था। आज ही के दिन अटल जी ने भारत के सामर्थ्य को दुनिया को पोखरण में परमाणु परीक्षण के माध्यम से ऑपरेशन शक्ति का प्रदर्शन करके दुनिया को दिखाया था कि भारत एटॉमिक पावर रखता है और भारत की ताकत भारत के सामर्थ्य का तो प्रतीक है ही, लेकिन ये विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। और हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जिसके पास शक्ति होगी, जो सामर्थ्यवान होगा, वही करुणा और मैत्री का मार्ग भी प्रशस्त कर पाएगा। केवल हम दुनिया के सामने हाथ फैलाएं, घिघियाएं, कोई हमारी बात को नहीं मानेगा, कोई हम पे विश्वास नहीं करेगा। और मेरा मानना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ऐसा नहीं कि हम भारत के किसी अन्य व्यक्ति को बताएं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो हम कुछ परिवर्तन करने में सफल हुए, ये सच था कि आज से 9 वर्ष पहले भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज था। उत्तर प्रदेश के ऊपर स्वयं नाम तो उत्तर था, लेकिन स्वयं उसके ऊपर प्रश्न लगे हुए थे। हर व्यक्ति उसको शक की निगाह से देखता था। हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही वह सामने वाले से जो परिचय दे रहा है उससे 10 कदम दूरी बनाने का प्रयास करता है। मुझे याद है 1998 में पहली बार मैं सांसद बना था और गोरखपुर में एक फर्टिलाइजर कारखाना था, 1990 में बंद हो गया था। उसके 8 वर्ष बाद मैं सांसद बना। सरदेव अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने थे और उस समय के फर्टिलाइजर मिनिस्टर के पास मैं इस प्रस्ताव को लेके गया कि गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाने को फिर से चलवाइए। तो फर्टिलाइजर मिनिस्टर सरदार सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। उन्होंने मुझे देखा और वे बार बार फाइल भी देख रहे थे, मुझे भी देख रहे थे। आधे घंटे तक इस सिलसिला चलता रहा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सरदार जी आप मुझे क्यों देख रहे हैं, आप मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा आप यूपी से चुनाव जीत के आए हैं। मैंने कहा हां। फिर चुप हो गए। कहा कि गोरखपुर से। मैंने कहा हां। मैंने कहा आप ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं। कहा कि अच्छा मुझे एक बात बताइए, कितने लोगों का मर्डर हुआ था चुनाव में।
मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहा नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा देखिए, मैं 1967 में गोरखपुर में एक चुनावी रैली में गया था और जैसे ही मंच पर भाषण देने के लिए गया तब तक वहां बम चलने लग गए, मैं पीछे से भाग के निकला हूं। यानी आप देखिए ये स्थितियां थी। और कहा तब से मैं कभी यूपी वापस नहीं गया हूं। तो 2017 के पहले का अनुमान आप लगा सकते हैं। एक वर्ष में यूपी के अंदर 300 से अधिक दंगे हुए थे। एवरेज प्रतिदिन एक दंगा। कर्फ्यू, गुंडा टैक्स हर एक स्तर पर वसूला जाता था। नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। वहां का अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था। मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हर प्रतिष्ठित परिवार ने अपने घर की बेटी को या तो दूर यूपी के बाहर रिश्तेदारी में या फिर किसी छात्रावास में पढ़ने के लिए भेजा, और जिसके पास सामर्थ्य नहीं थी उस बेटी को घर ही में बिठा देता था कि पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि स्कूल जाओगे तो तुम्हारे सामने सुरक्षा का संकट खड़ा होगा। उद्यमी भाग रहे थे। प्लान का रास्ता निकला हुआ था, कोई पॉलिसी नहीं थी, सड़कें टूटी हुई थी। हम लोग भी इस बात को मानते थे कि देश के अंदर अगर आप कभी हवाई यात्रा कर रहे हैं या सड़क मार्ग से चल रहे हैं, सूर्य अस्त होने के बाद थोड़ा सा अंधेरा जैसे प्रारंभ हो, जहां से सड़कों पर गड्ढे प्रारंभ हो जाएं और जहां से अंधेरा शुरू हो जाए, ये मान के चलिए यूपी का बॉर्डर आ गया है। ये 17 के पहले की हमारी पहचान थी यूपी की, और उसको बदलने के लिए 2017 में जब मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश का दायित्व दिया कि वहां कुछ होना है, अच्छा होना है, तो मैं आया तो था और मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। मैं तो मठ चलाता था, लेकिन मैं मानता हूं कि मठ के प्रबंधन का जो मेरे पास अनुभव था वो मुझे प्रदेश को चलाने में बड़ी अच्छी सहायता किया है। क्योंकि किसी भी मठ का अपना अनुशासन होता है, समयबद्ध तरीके से सारे कार्यक्रम संचालित होते हैं। वहां पे समय का भी अनुशासन होता है, वित्त का भी अनुशासन होता है, और वहां के हर प्रकार की सुरक्षा के लिए भी उस अनुशासन को भी वहां लागू करना होता है। बेहतरीन प्रबंधन के लिए भी हमें कार्य करना होता है। तो उस समय मैंने कहा भी अब इसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के लिए सबसे पहला कार्य था कि हमें आवश्यक है यूपी जैसे राज्य में सुरक्षा का वातावरण हो, रूल ऑफ लॉ, कानून का राज। पहली शर्त कानून का राज, क्योंकि मैं मानता था कि 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। सबसे पहली सुरक्षा, दूसरा हम प्रदेश के अंदर पॉलिसी पैरालिसिस से उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को उभारें, और यूपी के अंदर हम अलग अलग सेक्टर की सेक्टोरल पॉलिसीज तैयार करें। उस पॉलिसी के दायरे में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, पिक एंड चूज न हो। उसके तहत हमारी कार्रवाई
आगे बढ़ने की कार्रवाई हमने वहां प्रारंभ की। उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को मैं जानता था कि उत्तर प्रदेश व्यापक संभावनाओं वाला प्रदेश है, अनलिमिटेड पोटेंशियल का राज्य है, लेकिन इस अनलिमिटेड पोटेंशियल को प्लेटफॉर्म चाहिए, उस प्रकार की लीडरशिप चाहिए। और जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी वो थी सबसे पहले हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ को आगे बढ़ाना, अन्नदाता किसानों की आत्महत्या को रोकना। अन्नदाता किसान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे अपने एजेंडे का हिस्सा बनाया था और अनेक घोषणाएं भी की थी, लेकिन वे जमीनी धरातल पर नहीं उतरी थी। यानी यूपी के अंदर कोई उतारने को तैयार नहीं था। हम लोग आए, हमने उसको लाइन अप किया, उन योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारा। मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश की धरती दुनिया की सबसे उर्वरा धरतियों में से एक है, पर्याप्त जल संसाधन है। यानी अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे 86% भूमि हमारे पास सिंचित है, पर्याप्त जल है। उसका केवल बेहतर नियोजन और उसका प्रबंधन हो जाए तो अकेले उत्तर प्रदेश दुनिया का पेट भरने का खाद्यान्न पैदा कर सकता है। अकेले उत्तर प्रदेश। हमने तकनीक से वहां की खेती को जोड़ा और फिर अलग अलग सेक्टर की पॉलिसीज बना करके उत्तर प्रदेश की मैन्युफैक्चरिंग पावर को भी बढ़ाया। मैं जानता था कि बड़े निवेश यूपी में आएंगे जरूर। इसके लिए हम लोगों ने प्लेटफॉर्म के लिए 2 चीजें जरूर की, एक लैंड बैंक बनाना और दूसरा वहां के एमएसएमई को फिर से पुनर्जीवित करना। और आज मैं कह सकता हूं यूपी के अंदर जब मैंने उत्तर प्रदेश में सत्रह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद से अब तक अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस लगातार जारी है। जिस राज्य में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया थे, आपने देखा होगा हर दुर्दांत माफिया यूपी के अंदर से था और केवल इंटर स्टेट ही नहीं था, वे इंटरनेशनल भी लिंक्स उनके थे। मुझे याद है एक बार की घटना, प्रयागराज जो महाकुंभ की धरती है, वहां का एक माफिया का काफिला जा रहा था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के काफिले को रोक करके उस माफिया को पहले पास कराया गया। तो सुरक्षा वाले ने कहा नहीं साहब आए नहीं, वो फलाने साहब जा रहे हैं। कहा ये फलाने साहब कौन है? तो कोई जवाब नहीं था। वही माफिया जब मुठभेड़ में मारा गया तो मुझे फिर चीफ जस्टिस ने मुझे बताया कि साहब इसने तो मेरा भी काफिला रोका था। आप वहां के उसका अंदाजा लगा सकते हैं क्या स्थितियां थी। कोई भी सरकार हो, समानांतर सत्ता उन माफियाज की चलती थी। और मैं इस बात को आज कह सकता हूं, आज उत्तर प्रदेश में कोई माफिया इस प्रकार का दुस्साहस नहीं कर सकता है।